विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 बालाजी प्रकाशन गणित कक्षा 10 के 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले के सारे क्वेश्चन हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा चुके हैं, लेकिन अगर उनको देखने के बाद कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हम उनका अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है हमें कि n क्यूब माइनस n 6 से विभाजित है। ये सिद्ध करना है कि n क्यूब माइनस n एक संख्या है जिसको 6 से विभाजित किया जाता है तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। यही आपको सिद्ध करना, लेकिन n है क्या, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले आपको पूर्णांक के बारे में पता होना चाहिए कि पूर्णांक आखिर होता क्या है। तो पूर्णांक अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक मतलब जो पूरे पूरे अंक होते हैं वही पूर्णांक कहलाते हैं। और धनात्मक शब्द लगा है, इसका मतलब पॉजिटिव अंक होने चाहिए। अर्थात अगर पूर्णांक की परिभाषा देखी जाए तो जीरो सहित सभी धनात्मक व ऋणात्मक संपूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक। जैसे -1 है, -2 है, ऐसो ऑन माइनस, इधर इनफाइनाइट तक चल सकते हैं और इधर भी पॉजिटिव के इनफाइनाइट तक आप जा सकते हो। तो आपको इसे पूर्णांक कहना है। अर्थात पूर्णांक की परिभाषा पूछी गई तो आप बताओगे जीरो सहित सभी धनात्मक व सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। लेकिन सभी धनात्मक व सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो आप जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसो ऑन इनफाइनाइट तक जाओगे तो ये जो धन वाली संख्याएं होती हैं इन्हें धनात्मक पूर्णांक अर्थात पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और इधर जीरो को छोड़कर इधर जितनी भी ऋणात्मक जैसे -1, -2 ऐसो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन भैया जो ये शून्य होता है ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, जबकि यह क्या है, शून्य पूर्णांक है। और एक बात, शून्य एक काउंटेबल नंबर नहीं होता है। काउंटेबल का मतलब गणना करने वाला, गिनने वाला नंबर में नहीं गिना जाता। लेकिन अगर हमने कहा कि ये काउंटेबल नंबर नहीं है तो आपको ये दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, जब ये काउंटेबल नहीं है तो इसे गिनने में यूज क्यों किया जाता है। लेकिन गिनने में यूज नहीं किया जाता तब तक जब तक ये अकेला रहता है। जब यह किसी के साथ लग जाए, जैसे एक लिखा हो, एक के पीछे लग जाए, तब यह काउंटेबल बन जाता है। अर्थात अब ये एक अकेला नहीं रहा, अब ये 10 गुना हो गया मीन्स 10। अगर 10 लिखा है तो उसमें एक और जीरो लगा दें तो अब ये 100 हो गया, क्योंकि 10 का 10 गुना हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो काउंटेबल नंबर नहीं है, लेकिन अगर यह किसी संख्या के साथ जुड़ जाए तो वह काउंटेबल हो जाता है, अर्थात यह गणना के योग्य हो जाता है। एक चीज़ और, ये जो जीरो होता है ये प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अर्थात प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो 1 होती है। लेकिन अगर प्राकृतिक के बाद पूर्ण संख्या के बारे में पूछा जाए और कहा जाए कि पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो भैया वह 0 होती है। क्या होती है, 0। लेकिन हमें ना तो यहाँ प्राकृतिक पढ़ रहे हैं और ना ही पूर्ण, हम पढ़ रहे हैं पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी कि जीरो सहित सभी धनात्मक व सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात किया गया, मतलब जीरो छोड़कर इधर जितनी भी संख्याएं गिनने योग्य होती हैं प्राकृतिक वाली, उनकी बात हुई है। तो धनात्मक पूर्णांक में 1, 2, 3, 4 ऐसो ऑन इनफाइनाइट तक आप ले सकते हो। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कहा गया इस संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है, तो इसके लिए हमने n क्यूब माइनस n को पहले इसका गुणनखंड कर लिया। अर्थात n क्यूब माइनस n में से आप n अगर कॉमन कर लो
तो यहाँ एन स्क्वायर बचेगा और यहाँ से n जब बाहर गया तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा। और इस 1 को कुछ नहीं तो इसके स्क्वायर लिख सकते हो और ये पुनः ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हो, अर्थात n ऐसे रहेगा और इसको लिख सकते हो n माइनस वन दूसरे ब्रैकेट में n प्लस वन। और ये चीज़ ही आपको लिख दी गई है इस तरीके से। देखिए ये n वाला गुणे में कोई आगे पीछे लिख सकते हो, तो n माइनस वन को पहले लिख दिया गया, n वाले को बीच में लिखा गया और n प्लस वन वाले को लास्ट में लिखा गया। इस तरह लिखने से हमें लाभ क्या मिला? देखिए n का मतलब अगर कोई पूर्णांक संख्या है तो उससे एक कम इससे पहले और इससे एक ज़्यादा ये, अर्थात जैसे 1 2 3 लिखा है तो 1 में 1 जोड़ोगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ोगे 3 आएगा। इसका मतलब ये लगातार क्रमिक संख्याएं हैं, लगातार क्रमिक संख्याएं हैं जो कि क्रमशः 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है। क्या है? क्रमिक संख्याओं का गुणनफल है। माना, क्या माना मैंने कि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। मान लिया कि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, अगर n एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया n एक है, n अगर एक है तो 1 माइनस 1 अर्थात 0, 1 प्लस 1 मतलब 2, 0 1 2 क्या क्रमिक संख्या नहीं है? n बराबर 2 मान लो, अगर n 2 मानोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस 1 मतलब 1 होगा, यहाँ 2 प्लस 1 मतलब 3 होगा। क्या ये 1 2 3 क्रमिक संख्या नहीं है? इसका मतलब n की कोई भी वैल्यू आप लोगे वो क्रमिक संख्याएं ही प्राप्त होंगी। अब चूंकि आप जानते हो कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है? 6 प्लस 1, 6 प्लस 2 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 4, 6 प्लस 5 के रूप का होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो होते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 प्लस 6 प्लस 1, 6 प्लस 2, 6 प्लस 3, 6 प्लस 4 और 6 प्लस 5 के रूप का होता है। अगर यह इस रूप का होता है तो n बराबर अगर हम एक बार 6 मान लें, n बराबर 6 प्लस 1 माने, 6 प्लस 2 माने, इसी तरह n बराबर 6 प्लस 5 तक चलते जाना है और एक एक बार इनको ये सिद्ध करना है कि यह 6 से विभाज्य हैं। अगर ये चीज़ 5 6 तक यहाँ तक करेंगे और ये सारे के सारे 6 से विभाज्य होंगे, इसका मतलब सिद्ध हो जाएगा कि यह भी एक संख्या ऐसी है जो 6 से विभाज्य होगी। यही आपको विशेषकर सिद्ध करना है। तो करेंगे, यदि n बराबर 6 हो, अगर n की जगह हम 6 ले लें तब क्या प्राप्त होगा ये देखेंगे। तो जब यहाँ पर n बराबर 6 आप रखोगे तो n की जगह 6 होगा, यहाँ 6 माइनस 1 होगा, यहाँ 6 प्लस 1 होगा। वही चीज़ यहाँ देखो n माइनस 1, n प्लस 1 में हमने वैल्यू रखी और ये देखा कि ये 6 माइनस 1 हुआ, ये 6 हुआ और ये 6 प्लस 1। लेकिन इस पूरी कंडीशन में ये देखा गया कि 6 गुणांक में है, इसका मतलब ये 6 से भाज्य होगी, मतलब ये 6 से तो कटेगी ही कटेगी। अब चलते हैं 6 प्लस 1 लेकर देखते हैं। अब 6 प्लस 1 लेकर देखेंगे, अगर वो भी कट रहा होगा तो इसका मतलब यह पूरी संख्या 6 से कटेगी। 6 प्लस 1 n बराबर ले लिया तो यहाँ पर 6 प्लस n 1 रखा तो ये n माइनस 1 है, तो n की जगह 6 और प्लस में 1 ले लिया और ये माइनस 1 भी साथ में होगा तो 1 से 1 कट जाएगा, ये 6 सिर्फ बचेगा। क्या बचेगा? 6 बचेगा। और यहाँ पर n की जगह 6 प्लस 1 और ये n प्लस 1 का 6 प्लस 2 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इसमें भी 6 देखो गुणांक में कॉमन आया, इसका मतलब ये भी क्या होगा? 6 से भाज्य होगा। इसका मतलब ये भी 6 से भाज्य होगा। अब n बराबर 6 प्लस 2 लेने पर हमने n बराबर जब 6 प्लस 2 लिया तो यहाँ पर n माइनस 1 में रखा तो 6 और ये प्लस का 2 और ये माइनस का 1, इससे ये घटेगा तो 1 आ जाएगा, तो 6 प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पर रखेंगे तो 6 प्लस 2 रहेगा और यहाँ पर रखेंगे तो 6 प्लस 3 हो जाएगा। अब ये देखना है आपको कि यहाँ कहीं पर तो कॉमन आपको दिखा ही नहीं 6, है ना। जब यहाँ पर 6 आपको कॉमन कहीं नहीं दिखा
तो आप एक चीज़ ध्यान दोगे, क्योंकि 6 तो कॉमन निकालना ही निकालना है। जब तक 6 कॉमन नहीं आएगा तब तक वैल्यू आप फाइंड मतलब 6 से विभाज्य हो गई ये जान ही नहीं पाओगे। तो यहाँ तो 6 में से कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन इस ब्रैकेट में अगर देखा जाए 6 + 2 वाले में तो यहाँ से 2 कॉमन है। इन दोनों में से 2 अगर कॉमन ले लें हम तो यहाँ पर 2 तिहाई 6, 3 क्यों बचेगा, और प्लस का 2 एक कम 2 ये बचेगा। और यहाँ इस ब्रैकेट में अगर देखें तो यहाँ से 3 कॉमन है, अर्थात गुणे में अगर हम 3 कॉमन ले लें तो 3 दूनी 6 क्यों, मतलब 3 दूनी 6, तो 2 क्यों यहाँ बचेगा। और यहाँ पर 3 जब बाहर जाएगा तो प्लस का 1 आएगा। अब ये 3 और ये गुणे का 2, 3 दूनी 6, पुनः आपको ये देखो कॉमन मिल जाएगा। बाकी ये 3 क्यों +1 बीच में और 2 क्यों +1 लास्ट में, और स्टार्टिंग वाला 6 क्यों +1 ऐसे ही लिखा है। लेकिन इन दोनों के मल्टीप्लाई में से 6 क्या हो गया कॉमन, जो कि 6 से विभाज्य है, अर्थात ये वाला भी 6 से क्या हो गया विभाज्य। जब इतना सारा 6 से विभाज्य आपने दिखा दिया तो इसी प्रकार n-1 n+1 जो है 6 से भाज्य होगा, चाहे n बराबर 6³ + 3 लो, 6³ + 4 लो, 6³ + 5 लो, ये भी आप लेकर देख लेना। ये सारी की सारी वैल्यू इस वाले में रखोगे तो ये 6 से विभाज्य होगा, अर्थात ये जो संख्या है इसी को हमने लिखा है n³ - n, अर्थात ये चीज़ 6 से विभाज्य है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 आपका ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ जरूर आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q, 5q + 1 व 5q + 4 के रूप का होता है। इस तरह से आपको सिद्ध करना है। करेंगे क्या, सेम वैसे ही रख कर देखना है और आपको सिद्ध करना। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक n 5m, 5m + 1, 5m + 2, 5m + 3 एंड 5m + 4 के रूप का होता है। वहाँ 6 क्यों के रूप में होता था, यहाँ 5m के रूप में होता है। जहाँ n बराबर आपको 5m लेना है, तब इसमें वैल्यू रखोगे n² में, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब n²। तो n² में अब ये सारी वैल्यूज आपको रख के सिद्ध करनी है और 5 का गुणांक बनाना है। वहाँ पर n³ - n में रख के पूर्णांक 6 का गुणांक बनाना था। यहाँ पर n² में, क्योंकि पूर्णांक का वर्ग बोला है, तो n² में ये सारी वैल्यू रखनी है, 5q, 5q + 1 ये सारी चीज़ें। और इसमें आपको अब कहेगा 5 का गुणांक बनाना, वहाँ 6 का गुणांक बनाना था, यहाँ 5 का गुणांक बनाना है और सिद्ध करना है कि यह क्या है पूर्णांक का वर्ग है। तो चलिए हम रख के देख लेते हैं। n बराबर हमने 5m लिया, तो n² बराबर 5m², तो हम 25 हो गया भाई। 5m का स्क्वायर करोगे तो ये 5 का स्क्वायर 25 हुआ, और m का स्क्वायर मतलब m²। और यहाँ पर ये देखेंगे कि ये 25 ये 5 से डिविजिबल है, अर्थात इसमें हमने किया क्या, यहाँ किया क्या, यहाँ पर 5 से कट ही जाएगा, और 5 चीज़ को हम 5 ब्रैकेट 5m² लिख सकते हैं। और ये 5m² को हमने क्या कर दिया q मान लिया, क्या कर दिया q मान लिया। तो इसे 5m² या 5q आप लिख सकते हो, ठीक है। जहाँ पर q बराबर क्या 5m² माना गया, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। यहाँ q माने हैं, आपको जो मानना चाहो ABCD में से कोई भी वर्ड मान सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार n बराबर 5m + 1 ले लिया, 5m जब +1 लिया तब यहाँ n बराबर 5m + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि n² है। जब a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तब इसको हम जब खोल के निकालेंगे बाहर तो ये 5m ब्रैकेट m + 2 + 1 टाइप का बनेगा। यहाँ से भी 5q + 1 बन जाएगा, तो ये भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। भाई n² है तो यहाँ 5m + 1 का होल स्क्वायर आप करके देखिए, डायरेक्ट कर सकते हो। a² मतलब 25m² + 1² + 2 5 जा 10m हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से इन दोनों को एक साथ कर लो, एक को अलग कर देना है, फिर ये इस टाइप का बन जाएगा और एक बार इस टाइप का बनेगा। m+2 लेकर देखना, m+3 लेकर देखना, इसी प्रकार से m+4 लेकर देखिए। ये हमेशा 5 से डिविजिबल वाला बनता जाएगा और आपको इस प्रकार से n² को 5 क्यूब 5 क्यूब + 1 5 क्यूब + 4 के रूप का हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों खत्म हुए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हमारा, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m+1 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। भाई जब 2 का गुणांक होगा तब वो 2 से डिविजिबल होगा और 2 से डिविजिबल ही क्या होता है, सम संख्याएं होती हैं। ठीक, और अगर सम संख्याओं में एक जोड़ दें तो विषम पूर्णांक हो जाएगा। माना कोई a एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक, तथा b क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लिख सकते हो a बराबर 2m + r, a बराबर 2m + r, जहाँ पर क्या है, r जो होगा वो <2 होगा एंड > 0 होगा, अर्थात r बराबर 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। r क्या है, ये एक प्रकार से शेष फल है और शेष फल हमेशा भाजक से या तो छोटा होगा या फिर 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ a बराबर 2m + r 1 या r के रूप में मान लेना है। अब क्या करेंगे, इसलिए a बराबर 2m + 0 या a बराबर 2m + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये r की जगह पर ये 2 ही आ सकते हैं, बाकी 2 अगर आएगा तो 2 से कट जाएगा, अर्थात ये फिर शेषफल 0 दे देगा। इसलिए शेषफल के स्थान पर ये 2 के अलावा तीसरा कोई नहीं आ सकता। ठीक है, तो a एक सम संख्या है, तो अगर a एक सम संख्या है तो a 0 वाला लेंगे शेषफल, अर्थात a बराबर 2m, और अगर a एक विषम संख्या है तो a बराबर 2m + 1 वाला लेंगे। इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर +2 ले लेंगे तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए ये 2 नहीं ले सकते, इसलिए यही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.1 आपकी ख़त्म हुई। अगर आगे की एक्सरसाइज 1.2 पढ़ना होगा तो हम अगली वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे, लेकिन 1.1 से अगर कहीं पर भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमसे निसंदेह पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।